हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं जीएसटी अमेंडमेंट सीरीज। यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज आपको सारे अमेंडमेंट्स करवाऊंगा। जो चैप्टर आप पढ़ लेते हैं उसके बाद ये अमेंडमेंट वीडियो आप देख लेना, तो आपको सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप मेरा रिवीजन वीडियोस देख रहे हो तो उसमें मैं ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। एक बार हम सारे अमेंडमेंट्स कवर कर लेंगे, उसके बाद मैं कंबाइन करके एक फाइल भी डाल दूंगा, ताकि आप उसको जो है एग्जाम से पहले देख करके जा सकते हो। ठीक है। सो आज पहला चैप्टर सप्लाई अंडर जीएसटी के अमेंडमेंट्स देखते हैं। मेजरली यहाँ पर 3 अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है। सबसे पहला अमेंडमेंट देखते हैं। पहला अमेंडमेंट क्या बोलता है? सैल्वेज और रेक वैल्यू ईयरमार्क्ड इन क्लेम असेसमेंट ऑफ डैमेज कॉज टू मोटर व्हीकल। अब देखो, आपका कोई भी मोटर व्हीकल है जिसके ऊपर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है। ठीक है। और अगर वो जो है डैमेज हो जाता है, उस केस में क्या होगा? आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी क्लेम प्रोवाइड करेगी। ठीक है। सो ये दो टर्म आपको जानना जरूरी है। पहला कौन सा है? पहला सैल्वेज। सैल्वेज क्या होता है? जो स्क्रैप वैल्यू होता है आपका। ठीक है। जो भी पुराना पार्ट्स मान लीजिए डैमेज हो गया तो उसको आप सेल करोगे, भंगार में बेचोगे, सो वो सैल्वेज उसको बोलते हैं। और दूसरा बोला है रैक वैल्यू। रैक वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड पार्ट्स। ठीक है। कोई पार्ट्स है जो डैमेज हो गया है या वो पुराना हो गया है, तो कंपनी क्या करती है? नया पार्ट डाल करके उसको सही कर देती है, और पुराना जो पार्ट है उसको सेल करती है। ठीक है। जो भी यहाँ पर सैल्वेज बायर होता है उसको सेल किया जाता है। सो अब यहां पर समझो होता क्या है। ये अमेंडमेंट क्या बोलता है? मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपका कोई गाड़ी है जिसका जो है डैमेज हो गई है। अब आपने इसका इंश्योरेंस क्लेम किया। इंश्योरेंस में यहाँ पर समझो कि मान लो 50,000 रुपीज का यहाँ पर टोटल डैमेज हुआ है। ठीक है। सो दो तरीके से यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी आपको यहाँ पर पैसा प्रोवाइड कर सकती है। उसमें क्या हुआ? 50,000 रुपीज का आपका पूरा डैमेज हुआ, जो सही करने में लगा उसको। मान लीजिए कि जो सेल्वेज यहाँ पर बचता है, जो पुराने पार्ट्स निकाले गए, ठीक है, उसका यहाँ पर वैल्यू है 10,000 रुपीज। सो पहला ऑप्शन क्या है? जब कंपनी आपका क्या करती है, वो जो सेल्वेज वैल्यू है वो प्राइस यहाँ पर डिडक्ट कर देती है। मान लीजिए 10,000 आपका जो है सेल्वेज वैल्यू है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि आपको सिर्फ 40,000 यहाँ पर पे करती है। और सेल्वेज भी आपका प्रॉपर्टी है। पहले केस में क्या हो रहा है? सेल्वेज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योर्ड। ठीक है। वो इंश्योर्ड चाहे तो उसको जहां पर भी चाहे सेल कर सकता है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी 40,000 रुपीज ही पे कर रही है। अब ये जो 40,000 पे किया है, और जो सेल्वेज है उसको जब इंश्योर्ड बेचेगा, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। सो इस फर्स्ट सिनेरियो में यहाँ पर जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर है? दूसरा केस लो, जब इंश्योरेंस क्या कंपनी क्या करती है कि आपको पूरा पैसा पे कर देती है। आपका 50,000 रुपीज का डैमेज हुआ था, पूरा 50,000 रुपीज आपको पे कर देती है। और इस केस में क्या होता है? जो सेल्वेज होता है, जो रैक वैल्यू होता है, वो प्रॉपर्टी होता है इंश्योरेंस कंपनी का। अब इंश्योरेंस कंपनी का वो प्रॉपर्टी है, और इंश्योरेंस कंपनी कहीं उसको आगे जो है सैल्वेज बायर को सेल करेगी। तो वो जब भी सेल करेगी इंश्योरेंस कंपनी, वहां पर जो है जीएसटी लगेगा। ठीक है। और वो यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? यही चीज यहां पर अमेंडमेंट बोलता है। अब एक बार अमेंडमेंट को भी रीड कर लेते हैं। देखो, इन केस ऑफ अ क्लेम इज मेड बाय एन इंश्योरर for damage of the motor vehicle while settling insurance claim where the general insurance company as per the pre-decided terms of the insurance contract। पहला क्या बोला है? जहां डिडक्ट करती है, डिडक्ट द वैल्यू ऑफ सेल्वेज और रेकेज ऑफ द मोटर व्हीकल। मतलब जितना सेल्वेज है, अब हमारे एग्जांपल में कितना था? 10,000 रुपीज का सेल्वेज था। ठीक है। तो यहां पर डिडक्ट कर देती है 10,000, और 40,000 ही नेट यहां पर पे करती है इंश्योर्ड को। सो एज डिडक्टेबल from the claim amount paid to the insured, the salvage remains the property of the insured। salvage किसका प्रॉपर्टी है? जो इंश्योर्ड है उसका प्रॉपर्टी है। ठीक है। एंड द इंश्योरेंस कंपनी आर नॉट लाइबल टू डिस्चार्ज जीएसटी लाइबिलिटी ऑन द सेम। फर्स्ट केस में यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। यही हमने यहाँ पर देखा था कि फर्स्ट केस में आपको कोई भी जीएसटी का पेमेंट नहीं करना, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर लाइबल नहीं होगी। अब सेकंड केस क्या बोला है? जहां पर क्या बोला? इंश्योरेंस कंपनी जो है डू नॉट डिडक्ट द वैल्यू ऑफ सेल्वेज और रैकेज ऑफ द मोटर व्हीकल। मतलब यहाँ पर वैल्यू जो है डिडक्ट नहीं कर रहा है, और पूरा पैसा आपको दिया जा रहा है। ठीक है। पूरा 50,000 रुपीज पे करें, पे द फुल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। द सेल्वेज बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। अब यहां पर क्या हो गया? सेल्वेज किसका प्रॉपर्टी हो गया? इंश्योरेंस कंपनी का। एंड द इंश्योरेंस कंपनी विल बी ऑब्लिगेटेड टू डिस्चार्ज जीएसटी ऑन द सप्लाई ऑफ सेल्वेज टू द सेल्वेज बायर। अब जब भी इंश्योरेंस कंपनी उसको सेल करेगी सेल्वेज बायर को, तब यहां पर जो है इंश्योरेंस कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर है? सो आई होप ये अमेंडमेंट आपको समझा है, काफी मैनेजेबल है। अब उसके बाद जो है दूसरा एक अमेंडमेंट आपको दिया है यहां पर, ये वाला। ठीक है। सो ये अमेंडमेंट क्या बोलता है? तो देखो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान एंड रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स। ठीक है, आरएसयू। सो ये प्रोवाइड करती है बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय थ्रू इट्स ओवरसीज होल्डिंग कंपनी। अब देखो, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते तो आपको अच्छे से यहां पर समझेगा। एक मान लीजिए आपका फॉरेन का जो है होल्डिंग कंपनी है। ठीक है। होल्डिंग कंपनी जो कि फॉरेन में है, और दूसरा कंपनी है
जो कि इंडिया में, ठीक है, डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। अब सब्सिडरी, डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी के कुछ इंप्लॉइज है। अब इन इंप्लॉइज को यहां पर क्या होता है, कंपनसेशन पे किया जाता है, ठीक है। सो कंपनसेशन कैसे पे कर रहे हैं, तो ये जो फॉरेन होल्डिंग कंपनी है, इसके यहां पर ईसॉप्स यहां पर दिए जा रहे हैं या ईएसपीपीस दिए जा रहे हैं, ठीक है, इंप्लॉइज ऑफ द डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी के। सो यहां पर क्या हो रहा है, जो कंपनसेशन पे किया जा रहा है बाय द इंप्लॉयर टू द इंप्लॉई इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो नेगेटिव लिस्ट में कवर हो जाएगा, ठीक है, पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3 में। सो यहां पर तो इंप्लॉय के ऊपर तो कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा केस, जब यहां पर डोमेस्टिक कंपनी जो है, शेयर्स कौन दे रहा है, यहां पर फॉरेन होल्डिंग कंपनी प्रोवाइड कर रही है, किसको दे रही है, डोमेस्टिक कंपनी के इंप्लॉइज को। सो डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी क्या करती है, पैसा पे करती है फॉरेन होल्डिंग कंपनी को, ठीक है। अब दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला, जब क्या करते हैं डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे पैसा पे करती है, जितने ईसॉप्स दिए, जितने ईएसपीपीस दिए हैं, उतना कॉस्ट टू कॉस्ट अगर पैसा पे कर रही है, तो उस केस में कोई भी यहां पर जीएसटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा केस, अगर जो है फॉरेन जो कंपनी है, होल्डिंग फॉरेन कंपनी, ये अगर कुछ एडिशनल चार्जेस लेती है, कुछ कमीशन चार्ज करती है, उस केस में यहां पर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ये एक तरह का इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगा, ठीक है। और ये डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी जो है, इसका इंपोर्ट कहलाएगा, और ये कंपनी को जो है आरसीएम के अंदर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यही ये अमेंडमेंट बोलता है। अब एक बार पढ़ लेते हैं, देखो, जीएसटी इज नॉट लेविएबल ऑन द कंपनसेशन पेड टू द एम्प्लॉइज बाय द एम्प्लॉयर एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये कहां पर कवर हुआ है हमारा, ये शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा, ठीक है, शेड्यूल 3 पैरा 1 के अंदर। दूसरा, व्हेन रीइंबर्समेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज और शेयर इज डन बाय डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी टू फॉरेन होल्डिंग कंपनी ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस। क्या हो रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे अगर यहां पर जो है रीइंबर्स किया जा रहा है पैसा, उस केस में नॉट लायबल टू जीएसटी, यहां पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। सेकंड केस, अगर फॉरेन होल्डिंग कंपनी जो है वो चार्ज करता है कोई एडिशनल फीस या फिर मार्कअप या फिर कोई कमीशन चार्ज कर रहा है, किससे, फ्रॉम डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी, इस केस में ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, ठीक है। और यहां पर जो है आरसीएम के अंदर डोमेस्टिक कंपनी को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो आरसीएम पे यहां पर टैक्स का पेमेंट करेंगे एज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। क्लियर है। सो आई होप ये अमेंडमेंट भी आपको समझा है। अब तीसरा अमेंडमेंट जो है रिगार्डिंग वारंटी, यहां पर दिया हुआ है। वारंटी वाला जो अमेंडमेंट है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर से लिंक किया हुआ है, इसलिए वो यहां पर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये दो अमेंडमेंट्स ही यहां पर थे। आई होप आपको समझे होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।